अरे साथियों, आज हम NCERT क्लास 10 विषय साइंस के चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के भाग 2 में कुछ टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पिछले भाग में मनुष्य में पोषण के 4 बिंदुओं पर बात की थी, जबकि मनुष्य में पोषण के 5 बिंदु थे। तो आज हम 5वें बिंदु पर चर्चा करेंगे। 5वां हमारा जो बिंदु है वह है बहिक्षेपण। चलिए इसके बारे में समझते हैं। शरीर से अपच पदार्थ या मल को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। कहने का मकसद ये है कि शरीर से मतलब शरीर के अंदर से अपच पदार्थ जो ठीक प्रकार पच ना सका हो, या मल जो अपच पदार्थ है उसको मल भी कहा जाता है, तो मल को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। मतलब अपच पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। चलिए आगे हम चित्र की सहायता से इसको समझ लेते हैं। यहां देखिए, मुंह द्वारा भोजन को ग्रहण कर लिया जाता है और ग्रेसिका के द्वारा अमाशय में पहुंचाया जाता है, और पहुंचाने के बाद अमाशय से यह बड़ी आंत में प्रवेश करता है और बड़ी आंत से फिर छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत मल द्वार में खुलती है और गुदा द्वार से या मल द्वार से मल को बाहर निकाल दिया जाता है। इस बाहर निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण कहा गया है। मल को बाहर निकालने की क्रिया को ही बहिक्षेपण कहा जाता है। तो गुदा द्वार से मल को बाहर निकाला जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं श्वसन। श्वसन के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बनिक ठोस पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन श्वसन कहलाता है। अगर हम बात करें श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण युक्त शुद्ध वायु को नाक, गले व श्वास नलियों के द्वारा फेफड़ों में पाई जाने वाली कुपिकाओं तक पहुंचाया जाता है। हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण द्वारा शुद्ध वायु को नाक व गले की श्वास नलिकाओं के द्वारा फेफड़ों में पाई जाने वाली जो कुपिकाएं होती हैं उन तक पहुंचाया जाता है, जिसे हम श्वसन कहते हैं। चलिए श्वसन 2 प्रकार का होता है, बात कर लेते हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन। और इसमें कभी कभी एग्जाम के अंदर अंतर भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम अंतर के थ्रू ही इसको समझते हैं। वायवीय श्वसन और दूसरा है हमारा अवायवीय श्वसन। नंबर 1 वायवीय श्वसन में बात करें तो वायवीय क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन अवायवीय क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। हम कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन क्रिया जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और अवायवीय श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। नंबर 2, यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य एवं माइटोकांड्रिया दोनों में पूर्ण होती है। मतलब वायवीय श्वसन क्रिया जो है वो जीव द्रव्य और माइटोकांड्रिया दोनों में पूर्ण होती है, जबकि
अवायवीय श्वसन में यह क्रिया केवल जीव द्रव्य में ही पूर्ण होती है। अवायवीय श्वसन क्रिया केवल जीव द्रव्य में ही पूर्ण होती है। नंबर 3, अगर वायवीय श्वसन की बात करें, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जबकि अगर हम अवायवीय श्वसन की बात करें तो इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। नंबर 4, अगर हम वायवीय श्वसन में बात करें तो इस क्रिया में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O मतलब जल बनता है। जबकि अवायवीय श्वसन में इस क्रिया में अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बनता है। आगे चलिए हम बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की। इस क्रिया में मतलब वायवीय श्वसन में इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु में 38 ATP अणु मुक्त होते हैं। जबकि अवायवीय श्वसन में इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु में 2 ATP अणु मुक्त होते हैं। चलिए नोट पॉइंट है कुछ, उन पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, ATP का पूर्ण रूप मतलब पूर्ण नाम क्या है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नंबर 2, ADP का पूर्ण रूप एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। चलिए अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं जो इस चैप्टर का काफ़ी हद तक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मानव श्वसन तंत्र। चलिए हमने ऊपर श्वसन के बारे में समझा था, फिर दोबारा श्वसन के बारे में समझ लेते हैं। श्वसन एक जैविक क्रिया है। मनुष्य को जीने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इस क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। चलिए श्वसन किस किस के कारण मनुष्य के अंदर होता है, किस अंग के द्वारा होता है, उसको समझ लेते हैं। नंबर 1, नाक। सांस लेने के 2 रास्ते हैं, एक सही रास्ता, दूसरा गलत रास्ता। अतः नाक द्वारा सांस लेना सही रास्ता है, किंतु मुंह से सांस लेना गलत है। हमेशा नाक से ही सांस लेना चाहिए, क्योंकि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। ये बाल हवा में मिली धूल व हानिकारक कीटाणु को बाहर ही रोक लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते। इसलिए नाक से सांस लेना अति आवश्यक है। नंबर 2, कंठ या जिसे हम स्वर यंत्र भी बोलते हैं। ग्रसनी के भीतरी भाग निगल द्वारा से पहले एक छिद्र पाया जाता है जिसे कंठ कहते हैं, जिसमें एक घाटी टापन होता है जो भोजन निगलते समय बंद हो जाता है। चलिए चित्र से देख लेते हैं। इसमें चित्र में देखते हैं नासाद्वार और मुख गुहा, ग्रसनी और देखिए यहाँ पर कंठ, श्वास नली के जस्ट ऊपर कंठ होता है। और इस चित्र में उपस्थिति वलय, यहाँ पर ये छल्ले नुमा जो हैं, श्वास नली में जो छल्ले नुमा है उनको उपस्थिति वलय कहा गया है। और फुफ्फुस जो फेफड़ों के ऊपर संरचना, धागे नुमा संरचना है, उनको फुफ्फुस कहा जाता है। और ये इसके ऊपर जो फुफ्फुस के ऊपर ये पसलियाँ कहलाई जाती हैं और इस सब स्ट्रक्चर के नीचे डायफ्राम होता है जो इसकी सुरक्षा करता है। इसके बाद कुपिका कोश, श्वसनिका, श्वसनी और श्वसन श्वसनिकाएं जो बाद में जाके गुब्बारे नुमा संरचना में बन जाती हैं, जिनको कुपिका कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम श्वास नली नंबर 3। यह प्राय 4.5 इंच लंबी, बीच में खोखली एक नली होती है। यह भोजन की नली के साथ गले से नीचे वक्ष में चली जाती है
तब वह दो शाखाओं में दाएं तथा बाएं फेफड़ों में खुलती है। इन शाखाओं को श्वास नली कहते हैं। हमने जो चित्र में बात की थी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। श्वास नली को दोबारा हम समझ लेते हैं। यह प्राय 4.5 इंच लंबी, बीच में खोखली एक नली होती है। यह भोजन की नली के साथ गले से नीचे वक्ष में चली जाती है। गले से नीचे चली जाती है तब वह दो शाखाओं में दाएं तथा बाएं फेफड़े में खुलती है, मतलब दाएं और बाएं फेफड़े में चली जाती है। इन शाखाओं को ही श्वास नली कहते हैं। इसके बाद हम नंबर 4 बात कर लेते हैं, कुपिकाएं। श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करने के पश्चात अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं के शीर्ष पर गुब्बारे जैसी संरचना बनने लगती है, जिन्हें कुपिकाएं कहते हैं। मतलब श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करने के पश्चात श्वसनी जो है वो फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं के शीर्ष पर गुब्बारे नुमा जैसी कुछ विचित्र या संरचना बन जाती है, जिन्हें कुपिकाएं कहा जाता है। इसके बाद नंबर 5, फेफड़े या फुफ्फुस। मनुष्य में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। ये दोनों फेफड़े मुख्य श्वसन अंग हैं। यह हृदय के इधर उधर स्थित होते हैं। दोनों फेफड़ों के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिन्हें फुफ्फुस गुहा कहते हैं। इसमें लसदार तरल पदार्थ भरा होता है। यह फेफड़ों की सुरक्षा करता है। नंबर 6, तंतुपट या डायफ्राम। डायफ्राम सांस लेते समय ऊपर नीचे होता रहता है और सांस लेने में सहायता करता है। डायफ्राम जो होता है वो सांस लेते समय ऊपर नीचे होता रहता है और सांस लेने में सहायता करता है। आज के लिए इतना ही।